ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किए थे और उसमें हमने देखा था कंसेप्ट बेसिकली कि यूरेनियम 235 ही क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से फिशन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन कैसे कैसे बनता है। एक यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन को निकाला, फिर वो 3 अगर हमारे पास क्रिटिकल मास है तो कम से कम एक यूरेनियम को तो 235 को जरूर हिट करेगा और उसको हिट करेगा तो फिर उससे और फ्यूजन रिएक्शन होगा। इस तरह से हेवी न्यूक्लियस जब ब्रेक होते हैं तो छोटे छोटे में कन्वर्ट भी होते हैं, कुछ एनर्जी भी निकलती है डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी, देयर डिफरेंस इन मास, और हीट प्रोड्यूस होता है और उसी हीट को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और उसमें हमने देखा कि किस तरह से होता है ये प्रोसेस, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा क्रिटिकल मास क्या होता है। और फिर अब ये जो चेन रिएक्शन है इसको कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हमने देखे कि हम लोग कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मॉडरेटर है हमारे पास तो मॉडरेटर क्या करता है कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ताकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जब हिट करें यूरेनियम को 235 को तो वो एब्जॉर्ब हो, और जब एब्जॉर्ब होगा तो रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब है कि मॉडरेटर जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रॉन स्लो होगा तो हिट करेगा तो एब्जॉर्ब होगा वो, तो रिएक्शन होगा। और मॉडरेटर अगर नहीं है आपके रिएक्टर में तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखा। हमने कूलेंट देखा कि कूलेंट क्या काम करता है, एक टेम्परेचर को कूल रखता है, ऊपर से अंदर के हीट को बाहर निकालता है, ये सब चीजें हमने देखी। अब ये सब जो चीजें हैं आपने देखा, मॉडरेटर का एग्जाम्पल लाइट वाटर, हेवी वाटर, ग्रेफाइट। कूलेंट का एग्जाम्पल आपने देखा लाइट वाटर, हेवी वाटर, लिक्विड सोडियम जर्मेनी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के रिएक्टर में कौन कौन सी चीजें यूज होती है ना, उस हिसाब से देखते हुए कई टाइप के रिएक्टर्स हैं। आपको BWR है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, PWR है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, कैंडू रिएक्टर है कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम जो है, FBR है ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, गैस कूलेंट रिएक्टर्स हैं, लिक्विड कूलेंट रिएक्टर्स हैं। तो इस तरह से कई सारे रिएक्टर्स हैं। तो आइए एक एक करके उनको देखेंगे। आज हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। सबसे सस्ता रिएक्टर और सबसे कम स्पेस में बनने वाला यही है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। हालांकि एफिशिएंसी इसकी बहुत कम है, लगभग 33-35% के लगभग एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी काफी कम है लेकिन काफी सस्ता है और पॉपुलर भी है। आई थिंक ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट, जो मतलब नंबर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टर सेकंड नंबर पे इसी का है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर सबसे ज्यादा है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। इंडिया में BWR का एक है तारापुर में जो महाराष्ट्र में है। आप लोग SPT के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट और कुछ थर्मल पावर प्लांट भी जो फेमस हैं उनका लोकेशन कहाँ पर है वो याद जरूर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ देता है उसको। तो जैसे जो BWR है उसका तारापुर में 420 मेगावाट का प्लांट है महाराष्ट्र में, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है ना। देखिए नाम से ही है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसमें वाटर को बॉयल करेंगे, स्टीम बनेगा। बॉयल कैसे करेंगे? इस न्यूक्लियर फिशन में जो हीट एनर्जी निकलती है उसके मदद से उसको बॉयल करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यू नो द प्रोसेस। अब एक एक करके देखते हैं जरा इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला इनरिच्ड यूरेनियम 3 to 5% 235 H2 यूज्ड H2। देखिए जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 0.7% U235 होता है जो कि हमारे काम का है। तो अब बहुत आप काफ़ी उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस करके, फिजिकल प्रोसेस करके भी आप उसके परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 को 5% तक बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम।
है ना, मतलब 238 तो रहेगा ही उसमें, लेकिन यूरेनियम 235 के परसेंटेज को हम और बढ़ा सकते हैं। उसको कहते हैं इनरिचिंग प्रोसेस, जिसमें कि उसके परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। तो वो आप बढ़ा करके मैक्सिमम 3 to 5% तक ला सकते हैं। आपको ये सारी बातें बिल्कुल याद रहनी चाहिए हर एक रिएक्टर के लिए, कि BWR में कौन सा फ्यूल यूज होता है, उसमें कौन सा मॉडरेटर यूज होता है, कौन सा कूलेंट यूज होता है, मेनली ये 3, और कंट्रोल लॉट तो लगभग सब में कॉमन ही है। तो ये 3-4 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें यूज होता है इनरिच्ड यूरेनियम, कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा इनरिच्ड यूरेनियम, के प्रोसेस करना पड़ेगा इनरिचिंग, लेकिन चूंकि इसकी एफिशिएंसी काफी कम होती है, इसलिए हम लोग इनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं ताकि और एफिशिएंसी ना घट जाए, कुछ बढ़े। तो इनरिच्ड यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल, पहली बात। दूसरी बात, लाइट वाटर H2O इज यूज्ड एज मॉडरेटर। लाइट वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, उनको स्लो करना, ताकि आपका ताकि आपका जो फिशन रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर है वो आपका लाइट वाटर है। एक बात आप ध्यान दीजिए कि मॉडरेटर का जो काम है न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, वो काम अच्छे से कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि वाटर का लेवल इन फ्यूल रॉड के लेवल से ऊपर हो। तभी तो पूरे फ्यूल रॉड के बीच में कहीं भी न्यूट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं। अब जैसे देखिए ये फिगर हम बनाए हैं, इसमें जो बाहर वाला पार्ट है इसको कहते हैं कंटेनमेंट शिल्डिंग या रिएक्टर शिल्डिंग, जो हम लोग पढ़े हैं। कंटेनमेंट शिल्डिंग बाहर वाला है। ये बीच वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें कि आपका फ्यूल रॉड है, ये फ्यूल रॉड्स हैं, जिस यूरेनियम ऑक्साइड के, इनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड के फ्यूल रॉड्स, उनके बीच में ये कंट्रोल रॉड्स, जो कि बोरोन या क्रोमियम स्टील में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कैडमियम वगैरह दिया आता है, पर बोरोन इज द बेस्ट चॉइस। तो ये कंट्रोल रॉड है। तो मेरा ये कहना था कि मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो मॉडरेटर का जो लेवल है वो लेवल इस फ्यूल रॉड के लेवल से ऊपर होना ही चाहिए। मॉडरेटर के लेवल को फ्यूल रॉड के लेवल के ऊपर से होना चाहिए, ताकि इस बीच में कोई भी न्यूट्रॉन मूव कर रहा हो तो उसकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो इसमें लाइट वाटर को हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में, फ्यूल रॉड के लेवल से ऊपर तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट वाटर एज कूलेंट। और कूलेंट भी क्या है? लाइट वाटर ही है, क्योंकि वाटर हमने देखा था कल की लास्ट क्लास में कि मॉडरेटर के रूप में भी आप लाइट वाटर को यूज कर सकते हैं, कूलेंट के रूप में भी आप लाइट वाटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट वाटर ही मॉडरेटर भी है, लाइट वाटर ही कूलेंट, ठीक है। कैसे? तो देखिए, ये लाइट वाटर जो इसके अंदर है वो फ्यूल रॉड के ऊपर लेवल तक है, तो ये वाटर तो है ही, लेकिन यही वाटर यहाँ पे ये जो फ्यूल रॉड में जो न्यूक्लियर फिशन हो रहा है ना, तो इस न्यूक्लियर फिशन में जो एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी, उसको ये वाटर ही एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब होकर के अपने आप को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। तो कूलेंट होता क्या है? कूलेंट वही तो है जो कि इसके अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और बाहर काम में लाए। तो यहाँ पे वाटर कूलेंट है, जो कि इस न्यूक्लियर फिशन में जो एनर्जी निकलेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा हीट को और खुद कन्वर्ट होगा स्टीम में, जो कि आप ऊपर देखिए ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर वही स्टीम बाहर जाकर के टरबाइन पे आएगा, मेन वाल्व के थ्रू टरबाइन पे आएगा, टरबाइन को घुमाएगा। यहाँ पर भी हम लोग वही जो हम लोग पेल्टॉन व्हील देखे थे टरबाइन में, वही टरबाइन यूज होगा, स्टीम टरबाइन, टर्बो, ठीक है। और फिर वो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर को घुमाएगा और यहाँ से जो स्टीम निकलेगा वो फिर वही प्रोसेसर कंडेंसर में जाएगा, ठंडा होगा, फिर फेड बैक और वापस इसको फेड कर देंगे, किसमें? इसी में वापस फेड कर देंगे। हाँ, इस प्रोसेस में अगर कोई पानी की कमी होगी तो हम लोग उसको रिवर वगैरह से लेके कंपेंसेट करेंगे। हालांकि ये प्रोसेस ऐसा अपना चलता रहता है, इसमें स्टीम को कहीं स्टीम इसमें कहीं बर्बाद वगैरह नहीं हो रहा है, डायरेक्टली ये आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें तो मैंने आपको ये बताया कि लाइट वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट एंड लाइट वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर, इनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल, बोरोन और क्रोमियम स्टील एज कंट्रोल रॉड्स।
अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं, आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। पहला सवाल तो ये उठ रहा होगा कि सर थर्मल पावर प्लांट में भी जो हमारा बॉयलर ड्रम्स था उसमें भी स्टीम बनता था, उसको हम लोग कहते थे वेट स्टीम, और उसको हम लोग डायरेक्टली टरबाइन पे नहीं डाल सकते थे, टरबाइन पे जंग लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ये वाटर जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, उसको हम कैसे टरबाइन पे डाल सकते हैं? यहाँ पर भी तो सेम प्रॉब्लम आ सकता है रस्टिंग का। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में ये एक प्रॉब्लम है इस रिएक्टर का, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दो इक्विपमेंट और होता है टॉप में। एक को कहते हैं स्टीम सेपरेटर, और एक और होता है, उसको यहाँ हम इस फिगर में दिखाया नहीं है, बट वो होता है स्टीम ड्रायर, कुछ इस टाइप का ड्रायर। ये स्टीम ड्रायर जो है और स्टीम सेपरेटर जो है, ये दोनों मिलकर के इस वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ये ड्रायर जो है हीट करता है स्टीम को, ऊपर वाले स्टीम को हीट करता है जिससे कि वो ड्राई हो, और स्टीम सेपरेटर उनको इसको पहुंचाता है ड्रायर तक। ये जो स्टीम नीचे से जनरेट हो रहा है उसको ड्रायर तक पहुंचाया, ड्रायर उसको हीट किया, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट किया, और तब ये यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, तो ये एक इसमें है। ठीक है, तो ये मतलब ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर ये इधर जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है कि सर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाएगा, है ना? तो वाटर जब कंडेंसर से कूल होकर के जैसे ही इसमें इन करेगा तो वो तो यहाँ का टेम्परेचर अंदर का तो काफी हाई होता है, तो वाटर तो तुरंत इसको बॉयल हो जाना चाहिए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फिर ये वाटर का लेवल हम फ्यूल रॉड के ऊपर तक कैसे मेंटेन करेंगे? फिर वाटर मॉडरेटर का काम कैसे कर पाएगा, है ना? ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसे ही वाटर इसमें इन करेगा इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो कैसे वाटर मॉडरेटर का काम कर पाएगा? वाटर तो बॉयल हो जाएगा। बहुत सही क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स पूछते हैं, और इसका आंसर ये है कि देखिए, इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग को डीप में जाना पड़ेगा। देखिए सिंपल, जब हम लोग किसी सॉसपेन में या किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, है ना, तो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं कि उसमें से भाप निकलने लगा है। ठीक है, तो ये कोई भी वाटर का कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें जब आप हीट देंगे, ठीक है, आप नीचे से अगर आप हीट देंगे, दैट इज नीचे से आप हीट देंगे, तो निश्चित तौर पे ये वेपर में, भाप में बनने का प्रयास करेगा। होता क्या है कि नॉर्मल सरफेस पर भी एक वातावरण का दबाव हमेशा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज लगभग 1.0132 बार, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उस बॉइलिंग वाटर के सरफेस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पानी वेपर में कन्वर्ट होकर के स्टीम तब बनेगा, देखिए एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से नीचे, और नीचे से जो आप हीट दे रहे हैं उसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स चाह रहे हैं गैसियस स्टेट में बन के ऊपर जाना, है ना, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके चाह रहे हैं ऊपर जाना। इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, आपका वाटर स्टीम में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकता है जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ना हो जाए। जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तभी स्टीम में वाटर कन्वर्ट हो सकता है। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो वाटर को आप कितना भी गर्म कर लीजिए, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दें, वाटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम बढ़ा दें किसी तरह से, कैसे देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो वाटर विल बॉयल एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे
वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। इसका एक बाकायदा एक फार्मूला भी है, बट हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। लेकिन ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के बढ़ने पर बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे स्टीम बनेगा। वो आप लोग पढ़ेंगे पहाड़ पे खिचड़ी पकाने वाला कहानी, है ना। तो ये चीज यहाँ यूज की जाती है। यहाँ पे बिल्कुल बात सही है कि जैसे ही वाटर इन होगा तो यहाँ का चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो ये तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हमको इससे मॉडरेटर का भी काम लेना है, हमको ये फ्यूल के ऊपर लेवल तक वाटर को रखना है। इसके लिए ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके ऊपर में जो ये स्टीम है ना, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका, तो जो इसमें से जो स्टीम में ये कन्वर्ट होगा, है ना, ये जो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अब क्या है कि नीचे में वाटर है, ऊपर से स्टीम है, तो स्टीम का एक प्रेशर इस वाटर के लेवल के ऊपर है। जो ऊपर में स्टीम है उसका प्रेशर है इस वाटर के लेवल पे, है ना। और ये जो प्रेशर है स्टीम का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वो काफी ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि ये वेसल है, इतने जगह में स्टीम है, वाटर से स्टीम बन भी रहा है ना। तो स्टीम का प्रेशर एक वाटर के ऊपर है। तो उस प्रेशर नॉर्मली बॉइलिंग वाटर, यहाँ मैंने लिखा है कि नॉर्मली बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में प्रेशर है लगभग 76 बार, है ना, 76 बार का। देखिए 1.01325 अगर बार होगा प्रेशर, तो पानी आपको स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे 76 बार प्रेशर है इस स्टीम के कारण, है ना। स्टीम के दबाव के कारण 76 बार प्रेशर है, और इस कंडीशन में पानी आपका बॉयल होकर के स्टीम में कन्वर्ट होगा 285 डिग्री सेल्सियस पर। 285 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा। ऐसा नहीं होगा कि आते ही खौलना और स्टीम में कन्वर्ट होना चालू होगा। ये अंदर आएगा, इस रिएक्शन से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब इसका टेम्परेचर 285 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तब जाकर के ये स्टीम में कन्वर्ट होगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये वाटर लेवल यहाँ बना है। और इस चीज को किया जाता है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर का साइज और ये सब को डिजाइन करके किया जाता है ताकि ये फ्यूल के लेवल के ऊपर हमेशा आपका वाटर बना रहे। ये मॉडरेटर का भी काम करता रहे, ये कूलेंट का भी काम करता रहे, स्टीम भी बने, स्टीम के प्रेशर के कारण वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ना हो, समझ रहे। तो ये होता है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे PWR, उसमें भी इस कंसेप्ट का यूज होगा। बात अब समझ में आ गई। वाटर इसमें आएगा तुरंत बॉयल नहीं होगा, क्योंकि स्टीम का प्रेशर जो है इस पर वो 76 बार का है, 285 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, ठीक है। तो ये मॉडरेटर का भी काम कंटिन्यूअसली करता है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्टीम ड्रायर और स्टीम सेपरेटर इस वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। वो चला जाएगा टरबाइन में, टरबाइन को घुमाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो स्टीम आ जाएगा कंडेंसर में, और कंडेंसर से फिर वाटर में कन्वर्ट होकर के वापस ये साइकिल चलती रहेगी। इस BWR का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, एडवांटेज इसके कई सारे हैं। चीप है, सस्ता है, क्योंकि इसमें हम लोग को एक हीट एक्सचेंजर की जरूरत नहीं पड़ी, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था फिगर। यहाँ तो डायरेक्टली वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो सस्ता है और कॉम्पैक्ट है। साइज, ओवरऑल साइज देखें पूरे प्लांट का तो अदर से थोड़ा छोटा है, और इकोनॉमिकल है, ये सब कह सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो कई सारे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब होता क्या है कि ये जो वाटर आया ये इन फ्यूल रॉड के संपर्क में आया, और फ्यूल रॉड पे निश्चित तौर पर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होंगे भरपूर मात्रा में, तो वो पार्टिकल्स इस वाटर में मिल जाते हैं, होगा ना। जैसे कि मान लीजिए अगर ये रॉड है, इसमें कुछ गंदगी है और पानी यहाँ से जाएगा, तो गंदगी तो पानी में जाएगी,
तो दैट रेडिएशंस गेट स्टिक ऑन द, और इसमें मीडियम में भी है, तो इस पानी में वो रेडिएशंस मिल जाते हैं। फिर वो पानी बॉयल होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाता है मेन वाल्व से होते हुए जाता है टरबाइन ब्लेड्स पे, टरबाइन ब्लेड्स के बाद कंडेंसर पे, और कंडेंसर के बाद फिर रिटर्न। यानी कि ये जो वाटर कन्वर्ट हुआ स्टीम में, तो वाटर में अगर रेडिएशन है तो वो स्टीम में पास हो जाएगा, स्टीम में भी रेडिएशन होगा, फिर वो मेन वाल्व के जिस कंपोनेंट से जाएगा, स्टील या पाइप, ये पाइप से जाएगा तो पाइप के सरफेस पर आ जाएगा रेडिएशन अंदर में, फिर मेन वाल्व पे जाएगा तो उसके जहां जहां टच करेगा वहां वहां रेडिएशन फैलाते जाएगा। ठीक है, अब जब ये टरबाइन पे आएगा तो टरबाइन ब्लेड्स पे हिट करेगा, तो ऑब्वियसली टरबाइन ब्लेड्स पे भी रेडिएशन जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, वहां पे आ जाएंगे, और कंडेंसर में जाएगा तो यहाँ भी। और होता ये है कि मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है प्लांट्स में, और जो मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, उनको इन टरबाइन ब्लेड्स को टच करना पड़ेगा, उनको इसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तो वो रेडिएशंस उन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की भी बॉडी में इन कर सकता है, एंड दिस इज डेंजरस। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर है ये रेडिएशन के संपर्क में आएगा, स्टीम में भी रेडिएशन आएगा, मेन वाल्व को कंटेमिनेट करेगा, संक्रमित करेगा, फिर आपको टरबाइन को, आपको लग रहा है कोरोना वायरस के जैसा, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो ये रेडिएशंस है ना, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो ये फिर टरबाइन ब्लेड्स को कंटेमिनेट करेगा रेडिएशन से, फिर वो कंडेंसर में, और फिर तो यानी कि जो चीजें ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आने वाली है फ्रीक्वेंटली, उनमें ये रेडिएशन आ जाएगा, वहां से ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा, एंड दे कैन बी कंटेमिनेटेड, उनको परेशानी हो सकती है। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस BWR, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही। हालांकि उपाय करते हैं हम लोग ताकि इसको कम से कम प्रभावित हो, बट होता ही है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी कम को आप थोड़ा टेक्निकली अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको वाटर तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट वाटर तक ही सीमित नहीं है, ऊपर भी जा रहा है, ड्राई स्टीम में भी वो हीट जा रहा है। होता क्या है कि वाटर इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, वाटर हीट का अच्छा एब्जॉर्बर है, स्टीम इज नॉट ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, स्टीम हीट का अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है ना। तो जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम पूरे अच्छे तरह से यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर भी है, स्टीम भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो वाटर तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको, क्योंकि स्टीम अच्छे से नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इसलिए जो हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम अच्छे से नहीं हम यूज कर पा रहे। तो ये एफिशिएंसी की कमी है। अगर ये पूरा वाटर से ही भरा रहता तो बहुत अच्छा रहता, पूरा अगर वाटर से भरा रहता तो बहुत अच्छा रहता, तो अच्छे से पूरा हीट को एब्जॉर्ब करते, एफिशिएंसी बढ़ती। ठीक है, तो एक तो ये बात कि पूरा अगर वाटर से भरा रहता तो हम पूरे हीट को एब्जॉर्ब करते, एफिशिएंसी हमारी बढ़ती। और दूसरा ये बात कि अगर कुछ उपाय किया जाए, जो पहला डिसएडवांटेज है तो मैंने यहाँ लिखा है लो एफिशिएंसी की बात तो हम बता ही दिया आपको, और मोर रेडिएशन एक्सपोजर। तो मोर रेडिएशन एक्सपोजर की जो बात है, ये अगर किसी तरह से दूर हो तो भाई बड़ा अच्छा हो। तो देखिए, आप लोग खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर कैसे इन दोनों डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में कन्वर्ट किया जाए, है ना। ये पूरा वाटर से ही भरा है ना, ये स्टीम में कन्वर्ट ही ना हो, भाई वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, अंदर जब आएगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसमें वाटर स्टीम में कन्वर्ट ही ना हो। तो क्या उपाय किया जाए? अभी हमने पढ़ा कि BWR में भी वाटर स्प्यूल के लेवल तक बना रहे, उसके लिए हम उपाय करते हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं वाटर पर, ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो। सिमिलर जब हम 1 बार से 76 बार कर सकते हैं तो हम और क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं प्रेशर? हम अगर और प्रेशर बढ़ाएं तो
हो सकता है कि ये अंदर में स्टीम में कन्वर्ट हो ही ना। तो एक तो डिसएडवांटेज हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, जब ये अंदर में स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा तो वाटर रहेगा वो। अब उस वाटर को हम पाइप के थ्रू बाहर निकालें, और अगर हम एक हीट एक्सचेंजर, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, अगर हम एक हीट एक्सचेंजर रखें, एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऐड होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम एक हीट एक्सचेंजर रखें और इस वाटर को पहले हम इस हीट एक्सचेंजर में लाएं, है ना, ऐसे, चलिए ध्यान दीजिए, इस वाटर को अगर हम हीट एक्सचेंजर में लाएं तो क्या होगा कि वाटर आया हीट एक्सचेंजर में पाइप के थ्रू, और हीट एक्सचेंजर में वाटर है, नॉर्मल वाटर। तो ये अपना जो हीट है, ये अपना हीट ट्रांसफर करेगा इस नॉर्मल वाटर को, और ये वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में। और यहां से अगर हम दे दें टरबाइन को, ठीक है ना, और यहां ये जो पानी इसमें आया, यहां से जो ये पानी हॉट वाटर आया जो कि यहां पर अपना हीट दिया, उसको अगर हम इसी में भेज दे वापस, तो क्या ये किसी चीज को कॉन्टेमिनेट कर पाएगा? मेन वॉल्व को भी यहां से हटाओ, मेन वॉल्व की भी यहां कोई जरूरत नहीं, मेन वॉल्व यहां लग जाएगा। समझिए बात, अगर हम अंदर के प्रेशर को बढ़ा लें तो हम पूरे में वाटर रख पाएंगे, पूरे हीट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, और उस वाटर को हम टरबाइन पे नहीं भेजें, नहीं तो टरबाइन ब्लेड कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। उस वाटर को हम एक हीट एक्सचेंजर में भेजते पाइप के थ्रू, तो वो पानी जो कि कॉन्टेमिनेटेड है रेडियोएक्टिव रेडिएशन से, वो इस पाइप में ही रह जाएगा, है ना, और पाइप से ही फिर आ जाएगा यहाँ, तुम इसी में घूमते रहो, अपना रेडिएशन जितना भी लेना लो इसी में घूमते रहो, किसी भी चीज के संपर्क में उसको हम आने ही नहीं देंगे। यहाँ लाए, इसमें अपना हीट दो, ये तो नॉर्मल वाटर है, और ये कंटेमिनेशन होगा तो इस पाइप के अंदर के सरफेस पे होगा, बाहर तो आएगा नहीं, और वहां से फिर स्टीम में कन्वर्ट हो, वो टरबाइन को दे दे, फिर ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे, ये कंडेंसर पानी इसको दे दे, तो काम हो सकता है। यही किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जैसे नाम से ही फेमस है, हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, पानी को मेंटेन रखेंगे, तो हमारा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और फिर हम उस कॉन्टेमिनेटेड वाटर को जिसमें रेडिएशंस हैं उसको डायरेक्ट किसी के संपर्क में नहीं आने देंगे, पाइप के थ्रू हीट एक्सचेंजर से भेजेंगे, ये अपना हीट देगा इसको हीट एक्सचेंजर में, फिर ये स्टीम कन्वर्ट होगा, फिर इसको हम लोग ड्रायर और इसे ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर लेंगे, भेज देंगे टरबाइन में, टरबाइन पे कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं, कुछ नहीं। तो कॉन्टेमिनेशन लेवल जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, उसको हमने लगभग 99% ठीक कर लिया। थोड़ा बहुत फिर भी होता है क्योंकि इस पाइप में भी लीकेज वगैरह हो सकता है, मतलब कहीं लीक अगर हुआ तो रेडिएशंस कुछ आ सकता है, तो उसको तो फिर रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, उसमें इन दोनों ही डिसएडवांटेजेस को रिमूव किया गया, एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड रिएक्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि सस्ता भी है, पानी यूज कर रहे हैं सिंपल। हाँ, एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा हीट एक्सचेंजर, तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हुआ, एक बार लगा दीजिए फिर तो चल ही रहा है, और डेंजर लेवल कम हुआ। तो इंडिया में एक नरोड़ा में है, और 10 नए PWR का प्रपोजल है, काम चालू है, ठीक है। तो PWR पे काफी वर्क हो रहा है, मोस्ट यूज्ड भी। आइए देखते हैं लास्ट अपना सेकंड PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ये है PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो जैसे आप देख भी सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा वाटर ही भरा हुआ है, इसमें स्टीम बनने ही नहीं देते, प्रेशर बना के रखते हैं। कैसे? प्रेशराइजर की मदद से। प्रेशराइजर कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक तो डिसएडवांटेज जो था कि स्टीम बनता था तो स्टीम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था हीट को, वो डिसॉल्व हो, मतलब उतना अच्छे से नहीं कर पाता था, वो डिसॉल्व हो गया पूरा का पूरा वाटर। तो मॉडरेटर का काम भी कर रहा है और कूलेंट का काम भी कर रहा है, यहाँ से हीट ले रहा है, खुद गर्म हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और जा रहा है कहाँ? इस हीट एक्सचेंजर में,
और हीट एक्सचेंजर में जाकर के अपने हीट को इस हीट एक्सचेंजर में जो वाटर है उसको दे रहा है हीट, है ना। देखने में छोटा लग रहा है, इट इज लूज। तो उसमें कई सर्कुलेशन जब होता है पाइप का, तो ऊपर की जो स्टीम है उनको भी ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है उस हीट से। यहाँ पर जो स्टीम है वो भी ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होगा इस हीट को लेकर के, और नीचे में जो नॉर्मल वाटर है उनको तो हीट करता ही करता है। फिर वही पानी जो कि इन फ्यूल रॉड से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस लेगा, वही पानी फिर वापस सर्कुलेट हो जाएगा इधर, है ना। कहीं कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। और फिर इस हीट एक्सचेंजर का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ड्राई स्टीम में, और वो जाएगा मेन वॉल से होते हुए टरबाइन में, फिर अल्टरनेटर, टरबाइन से फिर कंडेंसर में पानी आएगा, मतलब ड्राई स्टीम आएगा, और कंडेंसर में फिर वो वाटर में कन्वर्ट होकर के वापस कहाँ जाएगा, हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा, ठीक है। तो कंटेमिनेशन बिल्कुल अलग हो गया। और यहाँ पे एक और चीज इसमें हम पता लिखना चाहेंगे, डबल कूलेंट सर्किट। ये क्या है वो भी बता दें। पहले इन सब चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको प्रेशराइजर का वर्किंग बताएंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहली बात कि चूंकि इसमें आपको एफिशिएंसी अच्छी हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा जो यहाँ हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको आप यूज कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ जनरेशन को कम रखने के लिए यहाँ पे जैसे BWR में इनरिच्ड यूरेनियम यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं स्लाइटली इनरिच्ड, मतलब 0.7 से तो ज्यादा है लेकिन फुल्ली इनरिच्ड नहीं है। कहाँ से कहाँ, 1.4 से लगभग 2% ऑफ यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज फ्यूल। सेम बात है, यूरेनियम ऑक्साइड के रॉड्स होंगे और उसमें यूरेनियम 235 फ्यूल होगा, और उसका परसेंटेज कितना हो, 1.4 से 2%। लाइट वाटर एज मॉडरेटर, यू आर सीइंग दैट, एंड लाइट वाटर एज कूलेंट। लाइट वाटर यहाँ भी मॉडरेटर है, लाइट वाटर यहाँ भी कूलेंट है, बट डिफरेंस PWR में डिफरेंस ये है कि वहां पर लाइट वाटर था, वो भी प्रेशराइज था थोड़ा सा, बट यहाँ पर तो हम इंटेंशनली प्रेशर दे रहे हैं ज्यादा, है ना, ताकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो ही नहीं। वो हो गया। बोरोन एंड क्रोमियम स्टील आर यूज्ड, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रेशर होता है, मतलब जो ये जो वाटर जो फ्लो कर रहा है, इसका जो प्रेशर होता है वो लगभग 152 बार होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स मिलता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो स्टैंडर्ड है, बार तो CGI वाला है, बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो SI यूनिट है उसके हिसाब से 6.5 से लेकर के 13.8 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हो सकता है। मतलब इस रेंज में कुछ भी हो सकता है इस लिक्विड पर, ये जो लिक्विड है ना वाटर, इस पे हो सकता है, और इसके कारण ये पानी 343 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के स्टीम में कन्वर्ट होगा। इतना जब प्रेशर देंगे तो वाटर 343 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के स्टीम में कन्वर्ट होगा, और अंदर का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, वो मतलब आप कहिए कि हम 324 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने ही नहीं देते, ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो ही ना पाए। समझ रहे बात। इस प्रेशर पे जो हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है प्रेशराइजर की मदद से, वाटर 343 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के बॉयल होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, लेकिन अंदर के टेम्परेचर को हम 324 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने ही नहीं देते। जैसे ही 324 से बढ़ना स्टार्ट करेगा, हम कूलेंट रॉड को अंदर कर देंगे। कूलेंट रॉड को जैसे ही अंदर करेंगे, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने लगेगा, रिएक्शन का रेट घट जाएगा। रिएक्शन का रेट घट जाएगा तो हीट प्रोडक्शन घट जाएगा, हीट प्रोडक्शन घट जाएगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर जब टेम्परेचर घटने लगा तो फिर कंट्रोल रॉड को थोड़ा सा निकाल लिए बाहर। इस तरह से करके हम लोग टेम्परेचर को उतना होने ही नहीं देते हैं ताकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये हो गई बात। डबल कूलेंट सर्किट, इसको डबल कूलेंट सर्किट भी कहते हैं कि देखिए दो जगह कूलेंट वाला काम हो रहा है। एक तो ये वाटर इसके थ्रू जाकर के कूलेंट का काम कर ही रहा है, दूसरा ये जो कंडेंसर वाला सर्किट है ना, कंडेंसर में भी तो पानी ठंडा हो रहा है। ये जो कंडेंसर वाला सर्किट है ये सेकेंडरी सर्किट कहते हैं इसको। ये जो है हीट एक्सचेंजर के थ्रू ये प्राइमरी सर्किट है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी तो ये वाटर कन्वर्ट हुआ है स्टीम में,
स्टीम गया टरबाइन में, टरबाइन से आया कंडेंसर में, फिर वाटर में कन्वर्ट हुआ और फिर आया। तो ये जो सेकेंडरी लूप, इसको सेकेंडरी लूप कहते हैं और इधर वाले को प्राइमरी लूप कहते हैं, या प्राइमरी कूलेंट सर्किट, ये सेकेंडरी कूलेंट सर्किट, ठीक है। अब इस टॉपिक में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पूरा का पूरा खेल है, वो इसका है प्रेशराइजर। ये कैसे प्रेशर बनाता है इस लिक्विड पर, उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, प्रेशराइजर जो है एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। देखने में छोटा लग रहा है, बट हाँ इसके रिएक्टर और हीट एक्सचेंजर के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा होता है, फिर भी उतना छोटा नहीं होता है, इट हैज इट्स साइज, है ना। देखिए ये जो प्रेशराइजर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पाइप से, है ना, कनेक्टेड। तो जो ये वाटर है, जो हॉट वाटर है 323 समथिंग टेम्परेचर का, 324 या उससे कम ही होगा, तो वो ही पानी इसमें भी है ना, जो यहाँ है वही तो इसमें जाएगा, ठीक है। और हमने लास्ट में पढ़ा था BWR में कि आखिर प्रेशर कैसे बनता है, 76 बार जो प्रेशर वहां बना वो कैसे बना, वो जो स्टीम था ऊपर में उसी के प्रेशर से वो बना, स्टीम के प्रेशर से ही 76 बार का प्रेशर बना लिक्विड पर। वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज कर रहा है, लेकिन अलग कंटेनर। वहां पे एक ही कंटेनर में वो कंसेप्ट यूज होता है, स्टीम के प्रेशर से उसको प्रेशराइज कर रहे थे, 285 पे बॉयल करवा रहे थे। यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं लेकिन अलग कंटेनर, ताकि इसमें हम पूरा हीट को एब्जॉर्ब करें। ये जो प्रेशराइजर होता है इसका लगभग कह सकते हैं 3/4 पार्ट वाटर रहता है, उसके ऊपर स्टीम रहता है, क्योंकि ये गर्म मतलब स्टीम में ये स्टीम रहता है। अब जैसे ही मतलब सब यहाँ पे प्रेशर गॉज वगैरह सब लगा हुआ होगा, जो कि नापेगा कितना प्रेशर है अंदर में, ये प्रेशर मेंटेन रखना है 152 बार। जैसे ही प्रेशर घटने लगता है ना, जैसे ही प्रेशर, यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ रहेगा जो कि प्रेशर को बताएगा कि भाई कितना प्रेशर है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर 152 बार से कम होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रेशर 152 बार से कम होगा, ऑटोमेटिकली ये जो हीटर एलिमेंट है ये ऑन हो जाएगा। कहीं से इसको एसी सप्लाई देते हैं, ये हीटर एलिमेंट ऑन हो जाता है, और ये ऑन होकर के इस प्रेशराइजर के अंदर में जो वाटर है उसको और गर्म करता है, समझ रहे हैं। मतलब इस वाटर का टेम्परेचर अलग और इस वाटर का टेम्परेचर अलग हो जाता है ना, क्योंकि ये हीटर एक ही नहीं कई सारे हीटर एलिमेंट लगे होते हैं, वो इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है कि ऊपर में स्टीम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। स्टीम का जगह तो उतनी ही है, स्टीम बढ़ने लगता है, कहीं निकलने का भी जगह नहीं, तो स्टीम बढ़ने लगता है, स्टीम का प्रेशर बढ़ जाता है ना, स्टीम का प्रेशर और बढ़ जाता है, जो हमने लास्ट में देखा था। अब स्टीम का प्रेशर तो इस पे पड़ा, लेकिन वो सब पे हो जाता है। वाटर का ये है, आप एक जगह प्रेशर देंगे तो इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। पाइप कहीं चल रहा है, आप कहीं भी दाबेंगे तो प्रभाव पड़ जाएगा, कि नहीं। तो ये होता यही है कि जब प्रेशर घटने लगा तो ये हीटर एलिमेंट खुद ऑन होता है, प्रेशराइजर के अंदर के वाटर को, जो कि यही वाटर है, उसको हीट करता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे स्टीम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, तो स्टीम का जो दबाव है इस वाटर पे वो बढ़ने लगा, और जो यहाँ पे दबाव होगा वही इस पूरे पे दबाव आ जाएगा। दबाव यहाँ बढ़ेगा तो पूरे पे दबाव बढ़ेगा, इधर इस पाइप में पूरे पे हर जगह, और दबाव बढ़ेगा तो फिर ये कन्वर्ट स्टीम में नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि प्रेशर अगर कम हो गया तब तो ये उपाय है, अब प्रेशर अगर बढ़ गया, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो यही ब्लास्ट कर जाएगा। कुकर में ज़्यादा प्रेशर होता है स्टीम का, तो सीटी लगा हुआ है, वो आवाज़ करता है ना, तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाए। उसके लिए यहाँ लगा हुआ है स्प्रे हेड। स्प्रे हेड ये क्या करता है कि जब प्रेशर काफी ज्यादा, मतलब मान लीजिए 152 हमको मेंटेन रखना है, कम जब होगा 152 से तो हीटर एलिमेंट ऑन हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो गया, मान लीजिए 153 154 हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली
ये जो स्प्रे हेड आप देख रहे हैं, इनसे पानी का बौछार, ठंडे पानी का बौछार होना शुरू हो जाएगा। तो ठंडे पानी का जैसे ही बौछार होगा, ये स्टीम कंडेंस हो जाएगा, पानी में बदलने लगेगा, प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा। बात समझ आई? जब प्रेशर कम गया तो हीटर एलिमेंट ऑन करेंगे, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, मेंटेन हो जाएगा। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, तो स्प्रे हेड खुद से पानी का बौछार अंदर में करते हैं ताकि फिर से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए और प्रेशर कम हो जाए। हालांकि इसमें और भी होता है, यहाँ पे जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है, अगर मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा बन गया तो ये सीटी की तरह, जैसे सीटी कैसे कुकर का सीटी कैसे उड़ के स्टीम बाहर निकलता है, उसी तरह का इसमें भी सिस्टम होता है। अगर ज़्यादा स्टीम बन गया तो ये खुद उड़ के स्टीम को बाहर निकालेगा। तो ये आपको कंप्लीट वर्किंग हो गई प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की, किस तरह से ये प्रेशर बनाया और किस तरह से पूरा का पूरा काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ऑलरेडी काफ़ी हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट खत्म हो जाएगा, कैन डू और FBR और कुछ छोटे छोटे हैं, तो वो करके हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको देख लीजिएगा, ये फिगर बड़ा अच्छा है, नोट्स में जो फिगर गया है वो भी सही है, बट अगर आप ये बनाए तो मोर बेटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यही बना लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले क्लास में मिलते हैं कैन डू और कुछ और रिएक्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।